हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए मैं झारखंड जीके का क्लास लेकर आया हूँ। और झारखंड जीके में आज हम लोग देखने वाले हैं मुगल कालीन झारखंड। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूँ, ये जो झारखंड का हम लोग जीएस जो चला रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, सभी एक क्लास आपका झारखंड का ऑल एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, सब में आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो आप लोग बता दें कि आज देखते हैं मुगल कालीन झारखंड। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मुगल कालीन झारखंड की बात की जाती है तो इसमें आप लोग देखें, ठीक है, कि इसका जो डेट है 1500 आपका 26 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक आपका इसका दबदबा रहा। देखिए अब इसका कैसे कैसे विस्तार होता है झारखंड में। ठीक है, ये झारखंड विशेष पर बात किया जा रहा है इसमें। देखिए, तो आप लोग बता दें कि अगर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा उसको टिक करेंगे, आप लोग नोट करते चलिएगा। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल वंश की स्थापना की। तो पहले इसमें जानना होगा मुगल वंश की स्थापना कौन किया? बाबर। ठीक है, किसे हराकर, है ना? दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान किसे? इब्राहिम लोदी को हराकर। कब? पानीपत की प्रथम युद्ध। समझ गए? पानीपत के प्रथम युद्ध आपके इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, है ना? और जिसमें आपका मुगल वंश की स्थापना हुआ, मतलब जीत हुआ बाबर का, और फिर इब्राहिम लोदी का हार हुआ। तो प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। चलिए ठीक है, अब देखिए 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक शासन सूर्यवंश, ठीक है, बोल रहा है इसका शासन आपका सूर्यवंश यानी कि शेर शाह और उनके वंशज के हाथों में चला गया। समझ गए? जब आपका बाबर अपने मतलब मुगल वंश का स्थापना किया, उनके बाद बीच में आपका 1540 से 55 तक में आपका सूर्यवंश में चला गया, है ना? और जिसका शासक था उस वंश का शेर शाह, समझ गए, के हाथों में चला गया। हुमायूं ने 1556, ठीक है, फिर हुमायूं जो है मुगल वंश का शासक 1556 ईस्वी में मुगल वंश को पुनः स्थापित किया। ठीक है, किनको? आपका मुगल वंश को। इसके बाद मुगल वंशियों ने 1857 ईस्वी तक शासन किया। मुगल वंशियों कब शासन किया? आपका 1857 ईस्वी तक। और यह बात अलग है कि औरंगजेब के मरणोपरांत, ठीक है, 1707 ईस्वी मुगल बादशाहों की वह थाक नहीं रही, ठीक है, और वे नाम मात्र के बादशाह रह गए। समझ गए? मतलब उसका बोलबाला नहीं रहा। अंततः अंग्रेजों ने 1857 के महाविद्रोह के समय अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, जफर को अपदस्थत कर रंगून, बर्मा, समझ गए, निर्वासित कर मुगल वंश का शासन हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। कौन? आपका 1857 अंग्रेजों द्वारा विद्रोह में बात किया गया। समझ गए? ये भी आप लोग को जानना होगा कि कब आपका अंग्रेज का विद्रोह 1857 में किसका समाप्त हो गया? आपका मुगल वंश का। समझ गए? किसके शासनकाल में? बहादुर शाह द्वितीय जफर के ये में। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। बाबर हुमायूं कालीन झारखंड। समझ गए? कहने का मतलब यही हुआ कि जब आपका बाबर थे, ठीक है, और हुमायूं थे, तो उस समय झारखंड कैसा था? समझ गए? चलिए अब आप लोग के आगे ले चलते हैं। मुगल बादशाहों बाबर 1526 से 30 ईस्वी की बात है। हुमायूं, ठीक है, 1530 से 40 ईस्वी की बात है इनके शासनकाल के। शासनकाल में झारखंड उनके प्रभाव क्षेत्र के दायरे से बाहर था। समझ गए? झारखंड इस सबको आपका कह सकते हैं कि इस सबका शासनकाल से बाहर था। इसलिए झारखंड के क्षेत्रीय राजा बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के निर्बाध शासन करते रहे। समझ गए? ठीक है, मतलब यहाँ का जो क्षेत्रीय आपका राजा थे
वो शासन करते रह गए, मतलब बाहर से कोई इस पर आक्रमण नहीं हुआ। चूँकि बाबर ने अफ़गानों को अपसद कर मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इसलिए अफ़गान बिहार बंगाल में, समझ गए, इसलिए अफ़गान बिहार बंगाल में रहते हुए फिर से शक्ति जुटान कर मुगलों से टक्कर लेने की फिराक में थे, समझ गए। अफ़गान जो है आपका फिर से एकजुट होकर आपका मुगल वंश पर चढ़ाई करने का प्लान बना रहे थे। इस प्रकार बाबर और हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफ़गानों का आश्रय स्थल बन गया था, समझ गए। और हुमायूं मुगल अफ़गान संघर्ष के दौरान एक मौके पर भुरकुंडा तक घुस आया था, समझ गए। झारखंड की जब बात की जाए, हजारीबाग जिला भुरकुंडा तक घुस गया था, ठीक है। और हुमायूं के सबसे बड़े शत्रु शेर शाह ने मुगल अफ़गान संघर्ष 1530 से 40 ईस्वी में इस क्षेत्र का कई बार उपयोग किया था, समझ गए। क्या बताया जा रहा है कि इसका कितने बार उपयोग किया गया, ठीक है। अब आप लोग को आगे बताने वाले हैं शेर खां, ठीक है, शेर शाह या शेर खां और झारखंड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वो भी, कि आप मुगल वंश के शासनकाल में बीच में आपका शेर खां शेर शाह का एंट्री होता है। अब उसके बीच झारखंड का क्या संबंध है। शेर खां 1528 ईस्वी में दक्षिण बिहार का शासक था, समझ गए। और उसने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष 1530 से 40 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया, समझ गए। और इसके अलावा शेर खां ने बंगाल के शासक के साथ संघर्ष 1534 से 37 ईस्वी में बंगाल जाने और आने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा। शेर खां बंगाल जाते हुए झारखंड से, ठीक है, झारखंड से पार हुआ था, समझ गए। शेर शाह आपका कब पार हुए थे, जब बंगाल जाने के क्रम में आपका झारखंड से गुजरे हुए थे। और जब वह, ठीक है, जब वह स्वयं झारखंड पार कर रहा था तो उसका पुत्र जलाल खां तेलियागढ़ी, मतलब राजमहल के निकट, साहेबगंज जिला की बात है, तेलियागढ़ी, ठीक है, की नाकाबंदी करने में लगा था। शेर खां बंगाल के शासक से लूटी गई संपदा के साथ राजमहल के पास गंगा पार किया, ठीक है, और मुगलों को चकमा देता हुआ झारखंड के रास्ते रोहतासगढ़ पहुंचा, ठीक है। और रोहतासगढ़ पर शेर खां ने 1538 ईस्वी में अधिकार कर लिया, ठीक है। रोहतासगढ़ में आपका शेर खां कब आपका कर लिया, 1538 में अधिकार कर लेते हैं। और झारखंड में मुसलमानों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने वाला शेर खां ही था। 1538 ईस्वी में शेर खां ने अपने सेनापति खवास खां को झारखंड के पलामू क्षेत्र के चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण कर उसका दमन करने के लिए भेजा, ठीक है। महारत चेरो अपने अपने सहयोगियों के साथ कि कहाँ आपका लूटपाट किया करता था, कौन, महारत चेरो। और महारत चेरो की लूटपाट के कारण यात्रियों के लिए बंगाल आना जाना मुश्किल हो गया था। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वह शेर खां के शिविर से प्रायः हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल आदि लूट लिया करता था। शेर खां की अनुपस्थिति में वह झारखंड के जंगल पहाड़ों से निकल आता था और दक्षिण बिहार में घुस आता था और वहाँ के किसानों को लूटता भी था, समझ गए। और अहमद यादगार, ठीक है,
तथा अन्य लेखकों के अनुसार अहमद यादगार बताया जा रहा है का लेखक था किसका, तारीख शेरशाही का लेखक था कौन, अहमद यादगार। इसको याद करना आप लोग ना, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगला। कहता है कि इस आक्रमण का उद्देश्य था, ठीक है, कि श्याम सुंदर नामक एक सफेद हाथी को प्राप्त करना। सफेद हाथी का प्राप्त करना था, कौन सा, श्याम सुंदर नामक हाथी का। श्याम सुंदर की कुछ विशेषताएं थी, जैसे अपने मस्तक पर कभी धूल न डालना, समझ गए, मस्त हो जाने पर उसका सामना करना कठिन होना आदि, ये सब इनका विशेषता था। शेर खां के सेनापति खवास खां 4000 घुड़सवारों के साथ रोहतास से रवाना हुआ और सोने चांदी कह रहे हैं, सोन नदी पार किया, समझ गए, और एक अत्यंत दुर्गम घाटी से गुजरा, ठीक है। अंततः खवास खां और दरिया खां ने महारथ चेरों को घेरे लिया, ठीक है, तथा उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। लूट के अन्य सामानों के साथ श्याम सुंदर हाथी को पाकर शेर खां अति प्रसन्न हुआ और उसने इसे मुगलों की गद्दी को हासिल करने का शुभ लक्षण माना। और चौसा का युद्ध, ठीक है, आपका चौसा का युद्ध कब हुआ था, 26 जून 1539 को, याद रखना है। शेर खां ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित कर दिया, ठीक है। शेर खां किससे पराजित किया था, मुगल बादशाह को, आपका हुमायूं को, ठीक है, मुगल वंश के हुमायूं को। चौसा में मिली सफलता के बाद रोहतास से वीरभूम तक का इलाका शेर खां के कब्जे में आ गया, ठीक है, और अगले 35 वर्षों तक राजमहल पर शेर खां तथा उनके वंशजों का अधिकार बना रहा। तो इस तरह से हम लोग शेर खां झारखंड का स्थिति देखे। अब देखिए अकबर कालीन झारखंड, समझ गए, अकबर कालीन झारखंड। अब अकबर के काल में झारखंड की क्या स्थिति रहा, तो अकबर कालीन झारखंड की जब बात आता है तो 1556 से 1605 ईस्वी की बात होगा। और मुगल बादशाह अकबर ने अपने शासनकाल के पूर्व 1556 से 76 में झारखंड में सक्रिय मुगल विरोधी अफगानों का दमन किया। अपने शासनकाल के उत्तराधार, ठीक है, में अकबर ने झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों, नागवंशों, ठीक है, जो छोटा नागपुर साग के थे, चेरो वंश जो पलामू के थे, और सी वंश जो सिंहभूम के थे, को मुगलों का अधीनस्थ बनाया। और वस्तुतः अकबर के शासन काल के तीसरे वर्ष में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। और यह संपर्क 1585 ईस्वी में उस समय स्थापित हुआ जब मुगल फौज ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया। इस तरह से हम लोग देखें अकबर कालीन झारखंड। अब देखिए इसका आगे क्या कहता है, अफगानों का दमन, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अफगानों की दमन, तो अकबर विरोधी अफगानों में गाजी एवं हाजी बंधु, ठीक है, हुसैन एवं व्यादित प्रमुख थे। और इन अफगानियों ने अकबर के विरुद्ध झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया। टकरोई की लड़ाई, ठीक है, टकरोई की लड़ाई आपका 3 मार्च 1575 ईस्वी के बाद हुसैन क्रानी झारखंड के रास्ते बिहार भागने का प्रयास किया। भागने के क्रम में जुनैद ने रामपुर, मतलब आज का जो रामगढ़ कहता है, ठीक है, नामक पहाड़ी क्षेत्र में शरण लिया और मुगल फौज पीछा करती हुई रामपुर पहुंची। रामपुर की लड़ाई में मुगल फौज के जुनैद को पराजित किया और इस प्रकार 1576 ईस्वी तक झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अकबर
के सभी विरोधी अफगान या तो पराजित हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से अफगानों का दमन था। अब छोटा नागपुर शाख का नागवंश की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें तो आपका छोटा नागपुर खास का नागवंश की बात करते हैं। अकबर के शासनकाल में सर्वप्रथम मुगलों के खुखरा नागवंशी के तत्कालिक राजधानी था। विजय की ओर ध्यान दिया। समझ गए, ये आपका कुकरा और कोकरा। ठीक है, खुखरा कोकरा। इसके सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण थे। सामरिक कारण अकबर, ठीक है, सामरिक कारण अकबर जानता था कि उसके पिता हुमायूं के विरुद्ध शेर खान ने तथा स्वयं उसके विरुद्ध जुनैद आदि अफगानों ने इस क्षेत्र का बखूबी उपयोग किया। ठीक है, किया था और इसलिए इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक था। राजनीतिक कारण देखा जाए तो अकबर विस्तारवादी था और वह खुखरा को अपने साम्राज्य के दायरे में लाना चाहता था। आर्थिक कारण अफगान जुनैद का पीछा करने तथा रामपुर की लड़ाई में उसे पराजित करने के बाद राजधानी लौटी। मुगल सेना के बादशाह अकबर को खुखरा की आर्थिक समृद्धि, खुखरा की क्या बताया जा रहा है, आर्थिक समृद्धि की जानकारी दी और यह भी कहा जाता है कि कोकरा की शंख नदी में मिलने वाले हीरो, ठीक है, ने अकबर का ध्यान इस ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, आकृष्ट किया। फिर दक्षिण भारत तक पहुंचने में, ठीक है, यह नवीन मार्ग बड़े काम साबित हो सकता था। ठीक है, जानता था। और दूसरी तरफ अपनी दुनिया में मगन नागवंशी, ठीक है, नागवंशी राजा मुगलों की बढ़ती शक्ति की उपेक्षा करते रहे और अबुल फजल के अनुसार खुखरा तक पहुंचने के दुर्गम मार्ग के कारण नागवंशी राजा अपने को अति सुरक्षित क्या है महसूस करते थे। समझ गए। चलिए, इस तरह से हम लोग देखें छोटा नागपुर खास का नागवंश का संबंध में। ठीक है, अब आप लोग को आगे ले चलते हैं और आप लोग बता दें देखिए इसमें आगे हम लोग आगे चलते हैं कि शाही आदेश के अनुसार आपका 1585 ईस्वी की बात होता है। शाहबाज खां कंबू ने खुखरा विजय के लिए एक सेना को भेजा और मुगल फौज तेजी से खुखरा की ओर बढ़ी और इलाके में घुसकर मुगल फौज मारकाट तथा लूटपाट मचाने लगी और घबराकर खुखरा के राजा मधुकरण शाह ने, ठीक है, खुखरा के राजा मधुकरण शाह ने मुगल अधीनता स्वीकार कर लिया। समझ गए, और सालाना कर देना मंजूर किया। समझ गए, मतलब वो आप मुगल शासक को सालाने करके कर देने में तैयार हो गया और मुगल के अधीन अपने पूरे राजपाट को कर दिया, मतलब उसका हुकूमत मानने लगे। अबुल फजल के शब्दों में खुखरा के राजा ने मालगुजार की स्थिति में, ठीक है, मालगुजार की स्थिति में स्वीकार कर लिया और इस तरह बादशाही हुकूमत के खाए में आने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ और नागवंशी राजा मधुकरण शाह को बंदी बनाकर मुगल दरबार में ले जाया गया, जहां उसकी शारीरिक क्षमता, ठीक है, एवं विनीत स्वभाव के प्रश्न होकर बादशाह अकबर ने उसे स्वतंत्र कर खुखरा वापस भेज दिया। खुखरा नरेश मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासन कुतुल
खां और उसके बेटे निसार खां के विरुद्ध मुगल मनसबदार, ठीक है, जिसमें मानसी के नेतृत्व में 1590 से 92 ईस्वी में हुए मुगल अभियान में मुगलों का साथ दिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखें। और इस तरह से अगर आपका 16वीं सदी ईस्वी के अंत तक खुखरा का एकाधिकपन समाप्त हो गया और यह क्षेत्र मुगलों के नियंत्रण में पूरी तरह से आ गया और उन्हें सालाना कर भी देने लगा। साथ ही नागवंशी राजा मुगलों का अधीनस्थ सहयोगी बन गया, जैसा कि उड़ीसा अभियान के दौरान उसके द्वारा मुगलों को दी गई सहायता से स्पष्ट है। मानभूम और हजारीबाग क्षेत्र के राजवंश। मानभूम एवं हजारीबाग वाले क्षेत्र भी सर्वप्रथम अब अकबर के समय मुगलों के संपर्क में आया था। ठीक है, और 1590 से 91 ईस्वी में राजा मानसिंह मिदनापुर जाते हुए मानभूम, ठीक है, से गुजरा और उसने परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और पंचेत का किला भी इसी समय निर्मित हुआ। अबुल फजल की आईने ए अकबरी के अनुसार, ठीक है, के अनुसार हजारीबाग का 6 तथा चंपा नामक 2 स्थान परगनों के रूप में बिहार, ठीक है, बिहार सूबा बिहार प्रांत में शामिल थे तथा इसकी सालाना मालगुजारी 15,500 रुपये तक की गई थी। समझ गए? इस तरह से हम लोग देखें मानभूम और हजारीबाग क्षेत्र में उसका क्या है, राजवंश। पलामू का चेरो वंश के बारे में देखने वाले हैं। समझ गए? और देखिए पलामू का चेरो वंश क्या कहता है। 1589 ईस्वी में राजा मानसिंह बिहार के मुगल सूबेदार बने। पटना को अपने पुत्र जगत सिंह की देखरेख में छोड़कर मानसिंह पलामू के लिए कुछ किया। ठीक है, मतलब आपका पलामू की ओर आए। ठीक है, चेरों ने घरों में उसे रोकने का विफल प्रयास किया। समझ गए? और मानसिंह अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता ही गया पलामू की ओर और उसने अपने चेरों को मार डाला तथा कई चेरों को बंदी बना लिया। पलामू में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के बाद वह पटना क्या है, लौट जाते हैं और मानसिंह ने लूट का माल, जिसमें 54 हाथी भी शामिल थे, और मुगल दरबार में भेजा और यह माल, ठीक है, बादशाह अकबर के पास 3 अप्रैल 1500 क्या है 90 ईस्वी को पहुंचा। भागवत राय को पलामू का राजा बना रहने दिया गया। ठीक है, और वहाँ एक मुगल फौज रख दी गई और इस तरह चेरों की शक्ति, ठीक है, पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुई, बल्कि वे कुछ समय के लिए दब गए। वर्ष 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह, ठीक है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु से फैली गड़बड़ी का चेरों ने भरपूर फायदा उठाया और उन्होंने मुगल फौज को मार भगाया और अपनी स्वतंत्र सत्ता पुनर्स्थापित कर लिया। समझ गए? और इस तरह से मुगल चेरो वंश फिर स्थापित हो जाता है। अब देखिए हम लोग चलते हैं सिंहभूम का सिम वंश। खुखरा, मानभूम और हजारीबाग तथा पलामू के भांति सिंहभूम से भी मुगलों का संपर्क अकबर के समय में स्थापित हुआ और वर्ष 92 के उड़ीसा अभियान के समय राजा मानसिंह सिंहभूम होकर गुजरा और पुरहाट के तत्कालीन सिंहभूम वंशी
राजा रणजीत सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और वह राजा मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया। 1592 में राजा मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया, ठीक है, जो राजमहल आपका साहेबगंज जिला में है। और परकोटा और महल वाले नगर का नाम अकबर नगर रखा गया। नगर की तीव्र गति देखा जाए, ठीक है, से विकास हुआ और यह बंगाल की पुरानी राजधानी गौड़ से अधिक सुरक्षित एवं स्वास्थ्यप्रद समझा जाने लगा। समझ गए। अब हम लोग देखेंगे जहांगीर कालीन झारखंड 1605 ईस्वी से 27 ईस्वी तक। समझ गए। तो देखिए जहांगीर के समय में झारखंड का क्या स्थिति रहा। तो मुगल बादशाह जहांगीर के काल में मुगल झारखंड, ठीक है, संबंध में एक नए युग की शुरुआत हुई, विशेषकर मुगल नाग वंश तथा मुगल चेरो वंश के संदर्भ में। और छोटा नागपुर खास का नागवंश के बात किया जा रहा है, ठीक है। और मुगल इतिहास ग्रंथों में कोकरा के नागवंशी राजा को जमींदार ए खान आलम, ठीक है, अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया। समझ गए। किसे? नागवंशी राजा पे। इसे आप लोग नोट कर लेना है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझको ए जहांगीरी में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया। जहांगीर का आत्मकथा को भी आप लोग नोट कीजिएगा। स्पष्ट है कि जहांगीर को कोकरा की नदियों में मिलने वाले हीरों की जानकारी थी, इसलिए वह कोकरा के हीरा खानों और अधिकार करना चाहता था। जल्द ही उसे मौका मिल गया। कोकरा के नए शाक दुर्जनशाल ने गद्दी पर बैठते ही मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया और उन्हें सालाना कर देना बंद कर दिया। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का सूबेदार बनाया तथा उसे खोखरा के, ठीक है, चलिए हम लोग कहाँ देख रहे थे। ठीक है, सॉरी। तो चलिए हम लोग देख रहे थे आपका छोटा नागपुर शाक का नागवंशी, ठीक है, वंश का बात देख रहे थे। तो इसमें देख रहे थे कि हीरो की जानकारी थी, ठीक है, जिसमें खोखरा के हीरा खानों पर अधिकार करना चाहता था। समझ गए। अधिकार करना चाहता था और जल्द ही उसे मौका मिल गया। समझ गए। खोखरा के नए शासक, समझ गए, नए शासक की बात किया जाता है दुर्जनशाल, ठीक है, याद रखना है। मधुकरण शाह के उत्तराधिकारी ने गद्दी पर बैठते ही मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया और उन्हें सालाना कर देना बंद कर दिया। मुगल बादशाह जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का सूबेदार बनाया तथा उसे खोखरा के हीरा खानों पर अधिकार करने का आदेश दिया, किंतु दुर्भाग्यवश जफर खां अचानक बीमार पड़कर मर गया। इसके बाद जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है, और उसे भी कोकरा के हीरा खानों पर अधिकार करने का आदेश दिया। और इब्राहिम खान ने बिहार पहुंचते ही एक फौज तैयार कर लिया, ठीक है, और खोखरा के शासन दुर्जनशाल के राज्य की ओर कुछ किया। समझ गए, मतलब इधर बढ़ गया और उस पर आक्रमण किया। दुर्जनशाल ने अपने दूत को हीरे तथा हाथी देने के प्रस्ताव के साथ भेजा, ठीक है, वो भी भेज दिया लड़ाई के लिए, किंतु इब्राहिम खान ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
वह तेजी से आगे बढ़ते हुए तुर्जनसाल को घेर लिया तथा बंदी बना लिया और इब्राहिम खान ने दुर्जनसाल और उसके परिवार के सदस्यों से सारे हीरे छीन लिए। ठीक है। और इब्राहिम खान ने बंदी दुर्जनसाल को उसके हीरों, ठीक है, उसके हीरों और 23 हाथियों के साथ मुगल दरबार में भेज दिया। समझ गए। और मुगल बादशाह जहांगीर ने दुर्जनसाल को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया, जहां वह 12 वर्षों तक, ठीक है, कैद रहा और खोखरा अभियान से जुड़े सभी व्यक्तियों को बादशाह जहांगीर ने क्या है, पुरस्कार से सम्मानित किया। और अभियान के नेता इब्राहिम खां को 4, ठीक है, 4 हजारी मानबसादार बनाया गया तथा उसे फांत जंग की उपाधि क्या है, दिया गया। समझ गए। चलिए, इस तरह से हम लोग इस पाठ को देखिए। अब अगला देखने वाले हैं कि जो इसी के आगे में जो हीरा नागवंशी शासन दुर्जनसाल के लिए, ठीक है, दुर्भाग्य का कारण बना था, वही उसकी मुक्ति का कारण भी बना। ठीक है। और 1527 ईस्वी में जब मुगल दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद पैदा हो गया, तो बादशाह जहांगीर ने हीरों के पारखी के रूप में प्रसिद्ध दुर्जनसाल को ग्वालियर के लिए शाही दरबार बुला लिया। और दुर्जनसाल ने हीरे की पहचान कर लिया। ठीक है। और खुश होकर बादशाह जहांगीर ने उसे शाह की पदवी भी दी। ठीक है, मुक्त कर दिया, शाह पदवी दी और उसे मुक्त कर दिया। और साथ ही जहांगीर ने उसका खोया हुआ राज्य भी लौटा दिया। और बदले में दुर्जनसाल ने क्या है, आपका 6000 रुपये सालाना कर देना क्या है, स्वीकार किया। अब इस तरह से हम लोग देखें। अब आप लोग को हम बता दें कि हम लोग देखने वाले हैं क्या, पलामू का चेरो वंश। जहांगीर के समय मुगल चेरो संबंध सौहार्दपूर्ण, ठीक है, नहीं रहा। और वर्ष 1607 ईस्वी में अफजल खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। ठीक है। और बादशाह, ठीक है, कहता है बादशाह जहांगीर की आज्ञा से उसने पलामू पर आक्रमण किया, किंतु 2 हफ्ते के भीतर एक असाध्य रोग से उसकी मृत्यु हो गई और यह अभियान अधूरा रह गया। उसके आक्रमण के समय पलामू का चेरोवंशी शासक अनंत राय था। ठीक है। अब इस तरह से हम लोग देख पाए इसका। अब इसका आगे देखते हैं कि वर्ष फिर आगे क्या होता है कि वर्ष 1612 में अनंत राय मरणोपरांत, ठीक है, सहबल राय पलामू का शासक बना और वह अत्यंत शक्तिशाली शासक था। उसने सड़क ए आजम, मतलब आधुनिक जीटी रोड, ठीक है, यानी कि सड़क ए आजम कहा जाता है आधुनिक जीटी रोड पर, चंपारण, ठीक है, तक अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा दिया। और वह बंगाल की ओर आने वाले मुगल काफिलों को लूट लिया करता था। और इससे जहांगीर बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने मुगल अधिकारियों को सहबल राय को पकड़कर दिल्ली लाने का आदेश दिया। ठीक है। आदेश के अनुसार फिर कहता क्या है कि मुगल अधिकारी सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली ले गए और दिल्ली में शरीर सौष्ठव के धनी सहबल राय को बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ एक बाघ से निहत्था लड़ने को कहा गया। और इस असमान द्वंद्व युद्ध में सहबल राय मारा गया। ठीक है। और अपने राजा की मृत्यु का समाचार मिलने पर चेरोकी ने सीमावर्ती मुगल प्रदेशों में उत्पात मचाना क्या कर दिए, शुरू कर दिया गया।
और मुगल अधिकारियों ने चेरों के उत्पाद का दमन भी कर दिया। समझ गए। अब आगे देखिए क्या कहते हैं इसमें कि विष्णुपुर और पंचेत पर आक्रमण की बात किया जाता है। समझ गए। विष्णुपुर और पंचेत के आक्रमण की बात कहा जाता है। और देखिए इसमें कि जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, जहांगीर के शासनकाल में मानभूम के विष्णुपुर पर मुगलों ने अधिकार कर लिया और बिहार के मुगल सूबेदार अफजल खां ने बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खां से मिलकर क्या पंचेत के जमींदार वीर हमीर पर आक्रमण कर दिया और वीर हमीर ने बिना प्रतिरोध के सेनापति शेख कमाल के समक्ष आत्मसमर्पण क्या है कर दिया। अब चौथा बता दें, विद्रोही शहजादे खुर्रम, ठीक है, का राजमहल आगमन कब होता है? तो मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम, ठीक है, नूरजहां के राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी से त्रस्त दक्षिण के सूबेदार शहजाद खुर्रम ने 1622 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और वर्तमान होता हुआ राजमहल हुआ और वहाँ उसका सामना करता हुआ बंगाल का मुगल सूबेदार इब्राहिम मारा गया। राजमहल पर शहजादे खुर्रम ने अधिकार कर लिया और बाद में बादशाह जहांगीर से सुलह हो जाने पर वह पुनः दक्षिण भारत लौट गया। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड आज हम लोग का झारखंड जीके का हिस्ट्री में समाप्त होता है। ठीक है, और इसी तरह से आप लोग को लगातार क्लास आते रहेंगे। ठीक है, आप लोग इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए, है ना, और लाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।